लेक्चर नंबर 11। ओके, पहला सफ़ा निकालें प्रॉपर्टी के चैप्टर का बबलूस। कल आपने पढ़ के लुट मचाई या लुट मचाने के बाद पढ़ा? लुट मचाने के बाद लुट मचाई, फिर नहीं पढ़ा। रेंट जो आपको रिसीव होगा वो किस साइड में जाएगा माय डियर? इनकम फ्रॉम। किसी के पास नोट्स ना हो हाथ खड़े कर दें। एक बच्चे के पास नहीं है, 2 3। अच्छा, ये भी फिर इसका मतलब है पिछली क्लास में नहीं आए थे, इनको बिल्कुल नोट्स नहीं देने। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आते ही नहीं। आएंगे तो नोट्स मिलेंगे ना। चलो ले आओ ले आओ ले आओ। अच्छा, रेंट जो रिसीव होगा या रिसीवेबल होगा वो कहाँ ऐड होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। रेंट का मतलब है आप अपनी लैंड या बिल्डिंग किराए पर दे दें, चाहे ओपन लैंड हो, बिल्डिंग हो, कोई मसला नहीं। ओपन लैंड भी किराए पे दे सकते हैं, बिल्डिंग, इमारत, प्लाजा, जो मर्जी किराए पे दे दें। ये वाला पोर्शन अपना किराए पे नहीं देना, क्योंकि ये आपका अपना दिमाग है। और फॉरफिटेड डिपॉजिट भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होगा। फॉरफिटेड डिपॉजिट माय डियर ये होता है कि आपने अपना घर बेचने का मुआहिदा किया और अगले बंदे ने आपके घर के 50,000 रुपए दे दिए, ये लो। बाद में जब आपने बाकी पैसे मांगे उससे, उसने कहा मैं और तुम्हारा घर खरीदूं, तो मैं नहीं खरीद रहा तुम्हारा घर। आपने उसके पैसे पे कब्जा कर लिया, तो ये जो फॉरफिटेड डिपॉजिट है ये भी कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, रेंट की डेफिनेशन में जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दिया, यानी फैक्ट्री किराए पे दे दी, तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और अगर आपने बिल्डिंग किराए पे दी है, साथ आपने कुछ सहूलतें दे दी, अच्छा, अगर आपने कुछ सहूलतें दे दी बिल्डिंग के साथ, मिसाल के तौर पे आपने उससे कह दिया यार वाईफाई हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैट्रेस हो जाएगा, तुम्हें बिजली की सहूलत मिल जाएगी, तुम्हें खाने की सहूलत मिल जाएगी, कभी थके हो गए चपेड़े मार देंगे हमको, कुछ भी तुम्हें सहूलत चाहिए तो वो हमारी तरफ से, वो हमारी कंपनी की तरफ से, परेशान नहीं होना तुमने, इसके इतने पैसे दे दो। तो वो जो सहूलतों के पैसे होंगे वो अदर सोर्स में जाएंगे, और जो घर का किराया होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। अच्छा जी, और एक्चुअल किराया या फेयर मार्केट किराया, दोनों में से जो हायर होगा डेट विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, नाउ कम ऑन सेक्शन 15A। हाँ बांट दें। हाइब्रिड में किसी को नोट्स चाहिए हो तो अपनी सीट पे खड़े हो जाएं। जरा मुझे थोड़ा सा खड़े हो जाएं, हल्का सा, थोड़ा सा नहीं खड़े हो रहे। एक बच्चे को चाहिए आखिरी रो में बस, दूसरे, हाँ ये 3 बच्चे, शुक्रिया भाई शुक्रिया। 3 लोगों को उस क्लास में चाहिए भाई। ओके, अच्छा भाई, अब आज हम पढ़ने लगे हैं कि इनकम फ्रॉम, उधर भी चाहिए। आज हम पढ़ने लगे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में कुछ खर्चे, कुछ रिडक्शंस, माइनस करने की इजाजत है, तो उनको स्टार्ट करते हैं। डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम और प्रॉपर्टी के चैप्टर में कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? तो माय डियर, फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये खर्चे माइनस करने की इजाजत है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग को क्या करवा रहे हैं? रिपेयर करवा रहे हैं, तो आपको कल के क्लास की तरह रिपेयर एक्सपेंस पूरा माइनस करने की इजाजत है, या इसकी जगह रिपेयर अलाउंस माइनस करने की इजाजत है? वो कितना लेंगे आप? 1/5, 1/5। अच्छा, नीचे ना नोट्स नहीं पढ़ने अभी आपने, ये आपके समझने के लिए हैं, ये जब मुझे जरूरत महसूस होगी साथ साथ आपको पढ़ाता रहूंगा। नेक्स्ट, फिलहाल हमने सिर्फ पॉइंट ए पढ़ा है, उसके नीचे कोई चीज पढ़ानी हुई तो मैं ऐसे टिक करवा दिया करूंगा। अच्छा, कई दफा बिल्डिंग आपकी होती है तो आप उस बिल्डिंग की इंश्योरेंस करा लेते हैं कि बिल्डिंग डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तबाह ना हो जाए, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसे देते हैं, कुछ प्रीमियम देते हैं। तो ये भी ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाने के लिए एक जेन्युइन खर्चा है, तो ये भी नॉर्मल तरीके से माइनस करने की इजाज़त है, ये भी नॉर्मल तरीके से माइनस करने की इजाज़त है।
जैसे आपने प्लाजा किराए पे दिया हुआ है, तो प्लाजे के अंदर जो है वो आपको डर है कि प्लाजा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इस प्लाजे के कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे। तो हर साल तो इंश्योरेंस कंपनी फिर ये कहेगी अगर आपका प्लाजा किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय या डैमेज हो गया तो हम आपको नया बना के दे देंगे या आपको कुछ पैसे दे देंगे। तो इसे कहते हैं इंश्योरेंस करवाना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग, ये भी आपका खर्चा है इनकम प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट, कई दफा लोकल गवर्नमेंट आपको कहती है कि भाई इतने जबरदस्त एरिया के अंदर आपने प्लाजा बनाया हुआ है, शहर हैं, दरख्त हैं, सड़कें दी हुई हैं आपको हुकूमत ने, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो इतनी जबरदस्त जगह पे प्लाजा बनाने की वजह से हम आपके लिए एक बात रखने लगे हैं कि हम आप पर टैक्स लगाने लगे हैं। लेकिन ये टैक्स हाइब्रिड में लेट आने पे नहीं लगेगा, ये टैक्स इसलिए लगाने लगे हैं हम कि आप जो है इतने खास इलाके के अंदर आपने जमीन रखी हुई है, तो इसलिए हम आप पे टैक्स लगाने लगे हैं। अब इस टैक्स लगाने का मकसद ये होगा कि गवर्नमेंट के खजाने में बस थोड़े बहुत पैसे चले जाएंगे, लेकिन ये टैक्स इनकम टैक्स नहीं होगा, ये टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स होगा। इसमें अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 5 मरले है तो आपको कम टैक्स देना होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 मरले है तो ज्यादा टैक्स देना होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी कनाल की है तो आपको और ज्यादा टैक्स देना होगा। तो दैट डजंट डिपेंड कि उससे इनकम कितनी कमा रहे हैं, डिपेंड ये करेगा कि आप कितनी जमीन है, जमीन छोटी तो टैक्स कम, जमीन बड़ी तो टैक्स ज्यादा। लोकल रेट, लोकल गवर्नमेंट को यानी उस इलाके की जो गवर्नमेंट है, लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस, इन सारी बातों का मतलब क्या है? रेट, चार्ज, सेस, इन सारी बातों का मतलब है टैक्स। लोकल टैक्स, 4 नाम याद करें, लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, पेड ऑन प्रॉपर्टी, पेड ऑन और रेंट। प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी के रेंट पे भी टैक्स लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का रेंट डिफरेंट चीज होती है ना। आपने गाड़ी खरीदी हुई है 10 लाख रुपए की, हुकूमत उस पर भी टैक्स लगा सकती है। आप गाड़ी को किराए पे चला रहे हैं, यानी कि गाड़ी को चला के लोगों से किराया लेते हैं, हुकूमत उस पर भी टैक्स लगा सकती है। तो लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगा सकती है और प्रॉपर्टी के रेंट पे भी टैक्स लगा सकती है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट रेंट पे टैक्स लगाती है वो इनकम टैक्स है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे या रेंट पे टैक्स लगाती है उसे लोकल टैक्स या लोकल रेट या प्रॉपर्टी टैक्स का नाम दिया करेगा। इसका नाम हम अक्सर प्रॉपर्टी टैक्स भी पढ़ा करेंगे, प्रॉपर्टी पर टैक्स। बल्कि कल के सवाल में था शायद प्रॉपर्टी टैक्स, कल के सवाल में था, आज भी किसी सवाल में आ जाएगा इंशाल्लाह, वरना कल आ जाएगा। And any to pay to any local authority or government in the year except income tax. इनकम टैक्स खर्चा अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स खर्चा अलाउड नहीं है। देखें कैसे, कल वाला सवाल, कल वाले सवाल में हमने क्या किया था, मत निकालें, मत काटें, काटने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, कल वाले सवाल में हमने रिपेयर अलाउंस माइनस किया था, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस किया था और रेंट कलेक्शन चार्जेस माइनस किए थे। इसके बाद ये आ गई थी हमारी इनकम फ्रॉम, मैं बोल देता हूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जिनका पहला दिन है वो भी सोच रहे हैं चलो अच्छा हुआ हम भी नहीं आते थे, पता तो इनको भी कुछ नहीं, इनको बोले तो सही को पता तो चले इनको। अच्छा ये क्या निकला है माय डियर, इनकम फ्रॉम, और ये याद होगा आपको निकल आई थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सब बड़े जो मुझे बोल रहे हैं, इस पे जो टैक्स निकला था इसका नाम क्या है? टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स, जो टेबल 1 और 2 वाले रेट लगा के निकलता है। तो ये टैक्स निकला था, इस टैक्स का क्या नाम था? ये वाला इनकम टैक्स भी यहां माइनस करने की इजाजत है? नहीं 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 नहीं, नहीं। इनकम टैक्स तो एंड पे निकलता है, वो यहां माइनस नहीं करना होता, वो तो अभी हमें पता भी नहीं होता कितना है, बल्कि इसमें ये जमा करेंगे तो फिर टोटल इनकम आएगी, फिर ज़कात माइनस करके पता चलेगा कितना टैक्स है।
तो बोले प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हुए जब डिडक्शंस माइनस कर रहे हो तो क्या इनकम टैक्स को भी माइनस करना है या इसके अलावा कोई टैक्सेस है उनको माइनस करना है? सो यू पीपल गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ब्रैकेट में उसने क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग, यानी सारे टैक्सेस प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत है, सिवाय किस टैक्स के? इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है। याद कर लें माय डियर, सेस ये होता है, देखो रेट, चार्ज और सेस, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होंगे टैक्स के लिए। आप डिक्शनरी में भी सेस खोल के देखोगे तो उसका मतलब यही आएगा, टैक्स। ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल फॉर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए जो ग्राउंड रेंट आपने पे किया है। नाउ व्हाट डज इट मीन ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल फॉर द प्रॉपर्टी? अच्छा माय डियर, ये जो ग्राउंड रेंट है ना, इसको जरा तसल्ली से एक दफा समझ लीजिएगा। वसीम अकरम एक बंदा है, वो ओन करता है लैंड, ये जमीन है। वसीम अकरम ओन करता है लैंड। शाहिद अफरीदी एक बंदा है, वो कहता है कि मैं आपकी लैंड पर घर बनाना चाहता हूं। वसीम अकरम ओन्स अ पीस ऑफ लैंड वेयर शाहिद अफरीदी बिल्ट हिज हाउस। शाहिद अफरीदी ने उस पर अपना घर बनाया, लैंड नहीं खरीदी, उसकी लैंड पर घर बनाया। जैसे आप साथ वाले के रजिस्टर पर फूल बूटे बनाने लग जाते हैं, तो वसीम अकरम की लैंड पर शाहिद अफरीदी ने क्या बनाया? घर बनाया। तो आप बताएं ये लैंड किसकी है? वसीम अकरम। ये घर किसके? शाहिद अफरीदी। ये अब स्टोरी में ट्विस्ट आया, सर आसिफ आ गए, जानते हैं, इधर से निकले, इधर बैठते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जानते हैं ना आप इलाके के होंगे। अच्छा, तो नहीं, तो स्टोरी में ट्विस्ट आया, सर आसिफ आ गए। सर आसिफ ने कहा वो क्या घर होगा जो वसीम अकरम की लैंड पे बना होगा और बनाया शाहिद अफरीदी ने होगा। हो। सर आसिफ ने कहा मैं इसमें रहना पसंद करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपसे हम किराया लिया करेंगे, वी विल रिसीव किराया, हम आपसे क्या लिया करेंगे? किराया लिया करेंगे। अब सर आसिफ क्या करेंगे? पे करेंगे रेंट। तो ऑब्वियसली अब ये सर आसिफ हैं, अब ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी का घर है, लेकिन शाहिद अफरीदी को घर में आने नहीं देंगे, इसमें कौन रहा करेगा? सर आसिफ रहेंगे। अच्छा, अब अगला सवाल ये होगा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन कमा रहा है? तो वो अभी फिलहाल आप समझ लें शाहिद अफरीदी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा है। शाहिद अफरीदी कैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं? शाहिद अफरीदी घर का किराया ले रहा है। शाहिद अफरीदी क्या ले रहे हैं? घर का किराया ले रहा है। तो जब हम शाहिद अफरीदी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकाल लेंगे तो इसमें वो रेंट रिसीव करेगा फ्रॉम सर आसिफ। लेकिन इसको कमाने के लिए वो वसीम अकरम को एक पेमेंट भी किया करेगा। वो जरा सोच के बताएं,
जो पहले दिन आए हैं वो जरा बताने की कोशिश करें। ये तो एक सादा सी बात कर रहा हूं आपसे, बताएं। वो वसीम अकरम को कहेगा कि शाहिद अफरीदी वसीम अकरम को कहेगा कि मैं तुम्हारी क्या यूज कर रहा हूं, लैंड। तो लैंड का तुम मेरे से ले लिया करो रेंट। वो इतना ज्यादा नहीं होगा, घर का रेंट तो बहुत ज्यादा होगा, पर लाख 1.5 रुपया होगा, लेकिन लैंड का रेंट बस 20-30 हजार रुपया होगा, बस थोड़ा सा लेस। रेंट बोले 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 पेड बाय शाहिद अफरीदी टू फॉर लैंड, लैंड के लिए। ये असल में ग्राउंड का रेंट पे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अच्छा, ये बहस अपनी जगह है कि वसीम अकरम को जब ये ग्राउंड का रेंट मिलेगा इसका क्या करना है, ये हम अदर सोर्स के चैप्टर में देखेंगे। ये भी आप मेरे से सवाल ना पूछें। तो वसीम अकरम के एंगल से चीज को थोड़ी देर के लिए ना सोचें, सिर्फ किसके एंगल से सोचें, बस 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 शाहिद अफरीदी के एंगल से चीज को सोचें, वसीम अकरम के एंगल से ना सोचें। अब पूरी कहानी बता दें, सादा सी कहानी है, फिर मैं आपको नोट करने का इतना टाइम दूंगा कि आप नोट कर कर थक जाएंगे, आप कहेंगे खुदा के लिए आगे बढ़ाएं, तो अभी सब्र कर जाए, नोट कर दें। तो सादा सी बात है, लैंड किसकी थी? वसीम अकरम की। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि किसी के लैंड पे लोग घर बना लेते हैं, बाद में तो वसीम अकरम के लिए बड़ा मुश्किल होगा शाहिद अफरीदी को कहना यार ये घर तोड़ो, मुझे तो ये लैंड अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए, मैंने तो इसके ऊपर जो है वो फैक्ट्री बनानी थी, ये करना था, मैंने प्लाजा बनाना था, मैंने ये करना था, मैंने तो इसमें पार्किंग स्पेस बनानी थी। तो ऐसा होता रहता है दुनिया में। असल में बिल्डर्स वगैरह, शाहिद अफरीदी अगर अमीर बंदा है, वो कहता है कोई नहीं यार, जब तुम कहोगे घर तोड़ देंगे, 5 साल तक मुझे तंग ना करना, मिसाल दे रहा हूँ, 5 साल तक मुझे तंग ना करना, उसके बाद जब तुम कहोगे घर तोड़ देंगे, तुम्हारी लैंड है, लेकिन मुझे इस ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर ज़रा अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी कि सरासिफ अच्छा किराया दे देंगे, इसलिए मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा ये कर लूँ। तो ठीक है, कोई ना कोई रीज़न हो सकती है, हमें रीज़न में जाने की ज़रूरत नहीं कि इतना इरेशनल डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, होता है, कोई मसला नहीं। और फिरोजपुर रोड के ऊपर आप चले जाएं तो कई ऐसी दुकानें लाहौर के अंदर ही हैं, ज़मीनें किसी और की हैं, ऊपर दुकानें किसी और ने बनाई हुई हैं, 20-20 साल से बनी हुई हैं, कोई मसला नहीं, उससे ग्राउंड का रेंट दे रहे हैं, बाकी ऊपर अपनी बना ली हुई है, तो खैर है, इसमें क्या ऐसी बात है। तो जो लोग अपनी लैंड रखना चाहते हैं वो फिर किसी को बेचते नहीं। वसीम अकरम चाहते हैं मेरी लैंड मेरे पास ही रहे, तो ना बेचें किसी को, शाहिद अफरीदी ऊपर तामीर कर लें। तो लैंड किसकी है? वसीम अकरम की। उस पर घर किसने बनाया? शाहिद अफरीदी ने। किराए पे किसको दिया? ये तो सादा सी बात थी, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी बैठा उसे समझ आ जाएगी। अब मैं आपसे अगली बात उससे भी सादा की है, वो ये की है कि अब शाहिद अफरीदी हर महीने सरासिफ के पास जाया करेगा, सर मुझे ना घर का किराया दे दें, सरासिफ उसको किराया दे दिया करेंगे। तो शाहिद अफरीदी जब अपनी इनकम और प्रॉपर्टी निकालेगा तो रेंट रिसीव करेगा फ्रॉम, लेकिन इस रेंट को कमाने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहें बिल्डिंग की इंश्योरेंस करा लें, ये भी खर्चा है। अगर आपको हुकूमत वाले कहें शाहिद अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त जगह पे तुमने बिल्डिंग बनाई हुई है, प्रॉपर्टी पे टैक्स दो, तो ये भी खर्चा है। लेकिन एक तीसरा खर्चा भी तो करना पड़ा ना, इसको रेंट पे करना पड़ा है। किसको? वसीम अकरम को। अब ये सारी बात जरा अंग्रेजी में एक दफा पढ़ लें, अगर समझ आ रही है ठीक है, वरना कोई सवाल पूछ लें फिर नोट कीजिएगा। वसीम अकरम के पास क्या है? लैंड। और शाहिद अफरीदी ने उस पर क्या बना लिया? घर। शाहिद देगा वसीम को ग्राउंड रेंट, यहां तक समझ आ गई? शाहिद देगा वसीम को ग्राउंड रेंट, कितना? ये शाहिद की जेब से पैसे चले जाएंगे। लेटर शाहिद रेंटेड आउट द हाउस टू सरासिफ फॉर ₹70,000। अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शाहिद कैन डिडक्ट, ये किसकी इनकम प्रॉपर्टी है? शाहिद की। शाहिद ने घर किराए पे दे दिया। अंडर इनकम प्रॉपर्टी शाहिद कैन डिडक्ट द 30,000 ग्राउंड रेंट फ्रॉम हिज रेंटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, देखें, अंडर इनकम फ्रॉम शाहिद अफरीदी कैन डिडक्ट 30,000 फ्रॉम हिज रेंटल इनकम। डन? चलें जी, अब नोट करना है तो कर लें। ये डब्बा बनाने जरूरी है या ये इससे भी समझ आ जाएगा? मर्जी आपकी, जैसे मर्जी करें। डब्बा बनाना है तो बना लें।
इसमें एफ या टू की एक्सेस खत्म कर दें, सिर्फ टेक्स की। चलें जी आगे। ग्राउंड रेंट पेड, कोई करे नोट करे कोई। बस गवर्नमेंट जिससे भी ले ले, वो गवर्नमेंट को अपनी मर्जी है। अगर शायद अफरीदी पे करेगा तो उसका लेस कर लेगा। अच्छा अच्छा माय डियर, इट्स अ ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी, ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी बाय शाहिद अफरीदी टू वसीम अकरम। वसीम अकरम कौन है? ग्राउंड का ओनर है, लैंड का ओनर है। समझ आया? अच्छा भाई, कंसिस्टेंसी बस रखनी है, रोजाना का रोजाना याद रखना है, बड़ा आसान होंगी चीजें। बच्चे निकलते आते थे, पेपर तो बड़ा ज़बरदस्त था, पेपर तो बड़ा आसान था, ये ऐसे नहीं उन्होंने फिर लगाया होता टाइम। और ये आई कैप उधर फी सबीलिल्लाह नहीं बैठा हुआ कि ऐसे ही उधर पास कर देगा, उसको पता चल जाता है किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। तो ये ना समझिएगा कि बस ठीक है जो भी करके आ जाएंगे हो जाएगा, ये करना खुद ही पड़ेगा जो भी है। भाई मिसाल बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गई, क्लास के बाद आके पूछेगा तो नहीं। क्लास के बाद आके बच्चे कहते हैं सर पॉइंट ए बी सी तो समझ आ गया, ज़रा डी दोबारा मारें इधर, तो ये दोबारा मार लें, बच गया। चलो ये था। तो वसीम की लैंड है, बातें कितनी आसान सी हैं, बस याद रख लें। वसीम की लैंड है, उस पर शाहिद अफरीदी ने घर, अब शाहिद जो किराया ले रहा होगा सरासिफ से, ये उसकी इनकम प्रॉपर्टी होगी, और उसको कमाने के लिए ये वसीम को रेंट दे रहा हूं। ओके अच्छा, अब यहां पे ना मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं। असल में आज हम इसको सारे को करना नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम करते रहेंगे, आज कल में ख़त्म करेंगे। अब मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं। हम सेक्शन 16 आज स्टार्ट करने लगे हैं, सेक्शन 16, उसकी तरफ आ जाएं। सेक्शन 16 ये है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू अ बिल्डिंग। ब्लैक मार्कर यार मंगवा लो एकदम अच्छे से, चलो पढ़े में पहले मैं देख लूं। बाबर ने किराए पे दे दिया अपना घर कासिम को ऑन 1 सितंबर 2012 एटा महीने का किराया ऑफ 80,000, 80,000 रुपये महीने के किराए पे। किसने किसको घर किराए पे दे दिया माय डियर? बाबर ने कासिम को। तो ओनर कौन है? बाबर, और कासिम किराएदार। किराएदार। अब ये जिनका पहला दिन है वो भी समझे, बात बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। महीने का किराया कितना है? लेकिन बाजार में वैसे ये घर कितने में किराए में मिलता है? लेकिन हो सकता है कि दोस्ती यारी की वजह से नेगोशिएशन की उसने 80,000 का दे दिया हो। कल हमने ये पढ़ा था कि घर का किराया अगर मार्केट का किराया एक्चुअल किराए से ज्यादा हो, एक्चुअल किराया तो हम उससे ले रहे हैं ना 80,000, लेकिन बाजार में वैसे 90,000 किराए पे मिलता है, तो फिर दोनों में से हायर को ऐड करेंगे। तो आप 80,000 ऐड करेंगे 90,000। इन एडिशन टू मंथली रेंट, महीने के किराए के अलावा कासिम ने एग्री कर लिया है कि मैं आपको पे करता हूं 6 लाख रुपए एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। वो कहता है मैं आपको 6 लाख रुपए पे करता हूं एज अ नॉन एडजस्टेबल एडवांस। नॉन एडजस्टेबल एडवांस का क्या मतलब है? नॉन एडजस्टेबल एडवांस का माय डियर
ये मतलब है कि मिसाल के तौर पे मालिक मकान किराएदार को कहता है कि साल का किराया है ₹1,00,000, तो ये ₹1,00,000 तो उसको आता रहेगा, मालिक मकान को, किराएदार से, ओनर को, टेनेंट से। इसके अलावा ये कहता है यार मुझे ना कुछ नॉन एडजस्टेबल एडवांस चाहिए, ऐसा एडवांस जो रेंट से एडजस्ट नहीं होगा। यानी आप मुझे कुछ पैसे दे दो जो मैं आपको वापस भी कर दूंगा, ये रिफंडेबल होंगे लेकिन नॉन एडजस्टेबल होंगे। अब ये दो लफ्ज का मतलब समझ लें, रिफंडेबल क्या होता है और नॉन एडजस्टेबल क्या होता है। मालिक मकान कहते हैं लाख रुपया तो तुम मुझे हर साल किराया दे दिया करना, क्योंकि 3 साल का हमारा रेंट का एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा ना तुम मुझे 1,35,000 रुपया और भी दो। अब ओनर के पास 4 अमाउंट्स आएंगी, 1,35,000 इधर आएगा, ₹1,00,000 किराया इधर आएगा, ₹1,00,000 किराया इधर आएगा, ₹1,00,000 किराया इधर आएगा। जब 3 साल खत्म हो जाएंगे तो किराएदार मालिक के मकान को कहेगा यार वो मैंने एक अमानत रखवाई हुई थी तुम्हारे पास 1,35,000। ये अमानत इसलिए रखवाते हैं ताकि घर की तोड़ फोड़ ना करे, ये ना करे, पता चले ये मालिक मकान आए वो दरवाजे लेके निकल गया हो किराएदार सारे। तो पता है आपको अजीब अजीब किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि होते हैं तजर्बा। अच्छा, तो 1,35,000 रुपया, 1,35,000 मालिक मकान को रिसीव हुआ किराएदार से। जब ये घर छोड़ के जा रहा था तो घर बिल्कुल अच्छी हालत में था, तो किराएदार ने 1,35,000 वापस मांगा। तो मालिक मकान की जेब में ये जो 1,35,000 आया था ये अब निकल के दोबारा किराएदार की जेब में चला गया। तो इस अमाउंट को मैं रिफंडेबल कहूंगा या नॉन रिफंडेबल? कितने सालों बाद रिफंड कर दी? लेकिन ये किराया तो रिफंड नहीं करेगा ना मालिक मकान, क्योंकि ये तो इसका मेन किराया है, ये तो 3 लाख अपने पास ही रखेगा। वापस सिर्फ क्या करेगा जाते हुए? 1,35,000। इसको रिफंडेबल भी कहते हैं और साथ इसकी दूसरी क्वालिटी है नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल का मतलब यह है कि जब मालिक मकान पहले साल का किराया लेने जाएगा तो किराएदार कहेगा तुम्हें 1,35,000 दे तो दिए हैं, फिर मेरे से लाख क्यों लेने आए हो? कहेगा चुप, ये लाख अलग है, इसको मैं इससे एडजस्ट, ये लाख अलग मुझे दो। तो इसका मतलब है 1,35,000 भी लेगा मालिक मकान, 1,00,000। क्या ये 1,35,000 पहले किराए या दूसरे किराए या तीसरे किराए से एडजस्ट हो जाएगा? अच्छा, क्या ऐसा होगा कि मालिक मकान अगले साल कहते यार 1,35,000 तो तुमने मुझे दे दिए हुए हैं, चलो 35 दे दो सिर्फ? नहीं 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 नहीं, चलो इतने दे दो, वो दे दो, बल्कि 1,35,000 तुमने जो है वो देखो मुझे दे दिए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ₹1,00,000 किराया इधर छोड़ देता हूं, 35,000 किराया इधर छोड़ देता हूं। ऐसा होगा? तो क्या ये जो एडवांस है, इट इज लाइक एडवांस जो अभी लिए और 3 साल बाद, तो क्या ये एडवांस इज लाइक अ रिफंडेबल एडवांस? जी। बट इज इट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट? इसकी वजह से रेंट में कमी आएगी? रेंट अपनी जगह ही लाख रुपया लेता रहेगा। सो ये एक सॉर्ट ऑफ टॉपिंग है, समझ लें। टॉपिंग नहीं डलवाते आप किसी चीज में, सॉर्ट ऑफ टॉपिंग है कि अलग से 1,35,000 हम उससे ले रहे हैं और उसे वापस भी कर देंगे, और किराया इसके अलावा है। तो किराए की कहानी सवाल में अलग चलेगी, इसकी कहानी अलग चलेगी। डन? अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट भी सुन लें। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि लॉ में करने के पहले साल 1,00,000 को भी इनकम में डालो और 1,35,000 को 10 से डिवाइड करके 13,500 को भी इनकम में डालो। लॉ मेकर कह रहे इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम में ले जाओ। लोगों ने कहा यार ये तो वापस कर देना है, लॉ में करने का मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। हो सकता है ये 1,35,000 से जो है वो भैंस खरीद ले, भैंस आगे जो है वो बच्चे दे और आगे पता नहीं इसका बिजनेस चल पड़े और पता नहीं ये क्या करे। 3 साल में तो 1,35,000 से लोग 1 करोड़ बना लेते हैं, तो कहते हैं पता नहीं इससे क्या क्या करे, इसलिए मैंने इस पर टैक्स लेना है। हालांकि अकल कहती है ये 1,35,000 मालिक मकान ने लिया है,
ये 3 साल बाद वापस कर देना है, तो मालिक मकान इसको अपनी इनकम में ऐड ना करे, लेकिन लॉ मेकर कहता है इसको 10 से डिवाइड करके आहिस्ता आहिस्ता इनकम में ऐड करो। अब बीइंग अ स्टूडेंट आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, घर का एग्रीमेंट तो 3 साल का है, तो 10 साल से इसका क्या ताल्लुक है? नहीं नहीं भाई, 10 साल लॉ का रूल है। चाहे घर का एग्रीमेंट 15 साल का है, चाहे घर किराए पे देने का एग्रीमेंट 3 साल का है या 2 साल का है या 1 साल का है, ये अमाउंट हर साल इनकम में 1/10 करके ऐड होती रहेगी। लेकिन इसके ऊपर एक बात हम आज जरूर करेंगे, अगर आप घर छोड़ के चले जाएं किसी साल, तो फिर ऑनवर्ड्स इसका क्या करना है। फिलहाल सीधी सी बात बता दें, पहले साल कितना इनकम में ऐड होगा? 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1 लाख, और अगर ये घर इसी तरह किराए पे रहा तो हर साल 13,500, 13,500 ही बनेगा ना डिवाइड बाय 10 करके, हर साल 13,500 एक्स्ट्रा ऐड होता रहेगा। किस मद में? नॉन। तो इसको स्ट्रेट लाइन बेस पे कितने सालों में इनकम में डालेंगे? जैसे फिक्स्ड एसेट को स्ट्रेट लाइन बेस पे 10-15 सालों में डेप्रीशिएट करते थे, तो इसको 10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डाल देंगे। अब आपके जहनों में कुछ सवाल आ रहे हो, बीच में छोड़ के चला जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो इंशाल्लाह वो सवाल तो भी करेंगे, पहले बेसिक लेवल का सवाल तो कर लेना। अच्छा जी, बाबर ने 3 साल का होगा तो 3 साल तक ही करेंगे। 3 साल का होगा तो 3 साल तक ही करेंगे। आपके जहनों में ये सवाल आ रहे होंगे, मुझे जरा अपना सवाल करा लेने दें, फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। सबर कर जाना, मैंने कहा तुझे बताता हूँ। बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम ऑन यकम सितंबर 12। बाबर ने अपना घर कब दिया कासिम को किराए पे? एट ए महीने का किराया ऑफ, लेकिन बाजार में किराया कितना है? 90,000 इन एडिशन टू मंथली रेंट। मंथली रेंट के अलावा, समझ आ गई? इन एडिशन टू मंथली रेंट, मंथली रेंट के अलावा, इन एडिशन टू मंथली रेंट, कासिम ऑल्सो एग्री टू पे 6 लाख एजा नॉन एडजस्टेबल एडवांस का अंडरलाइन करके उर्दू में मतलब बताएं। ये 6 लाख देने की वजह से महीने के किराए में कोई कमी, वो तो पूरा देना पड़ेगा। ये 6 लाख देने की वजह से महीने के किराए में कोई कमी नहीं आएगी। फेयर टू का फिजिकल का अलग मुझे दें और ऑनलाइन का अलग दें। हाइब्रिड में तीसरी रो में नींद क्यों आ रही है? अच्छा, कासिम ऑल्सो एग्रीड टू पे रुपीज 6 लाख एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। कासिम घर कब छोड़ के चला गया? 31 जनवरी 2015 को कासिम घर छोड़कर चला गया। आप क्यों अफसोस कर रहे हो? बाबर के कजन हो, हमें क्या घर छोड़े ना छोड़े उसका बाबर का मसला है। अच्छा, अब बताएं, यकम सितंबर 12 तो 30-13 का साल बनते हैं ना माय डियर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और 31 जनवरी 15, 30-15 वाला साल बनता है। डन हो गया माय डियर? क्योंकि जिनका पहला दिन है, हमारा टैक्स ईयर एंड होता है जून में या दिसंबर में? जून में। तो यकम सितंबर 12 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 30 जून 13, और 31 जनवरी 15 के बाद कौन सा 30 जून आएगा? 30 जून 15, दरमियान में 14 भी तो आ ही जाएगा। तो इसका मतलब है 13 में भी ये थोड़ा अरसा किराए पे रहा, 14 में पूरा साल किराए पे रहा, और 15 में भी थोड़ा अरसा किराए पे रहा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला साल कौन सा है माय डियर? 2013।
वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम, 2-3 लाइनें ऊपर फेस के लिए छोड़ दें, यानी इस पे इनकम वगैरह लिख देंगे, टैक्स लिख देंगे। वर्किंग वन, इनकम प्रॉपर्टी। जी माय डियर, रेंट बोलें कितना है, 80,000 या 90,000? 90,000। अब महीने महीने गिनना आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नोट करें। जल्दी करें ना। ओके अच्छा जी, अब बोलें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बोले ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 30 जून 13 तक कितने महीने घर कराए पेरा? 10 महीने। 90,000 को मल्टीप्लाई कर दें 10 मंथ से, जवाब 9 लाख। इसमें ऐड करें नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस आया। इसको किराए से एडजस्ट करना है या आखिर में वापस करना है? इस 6 लाख की ट्रीटमेंट क्या है? पढ़ें जी, इधर सारे आ जाएं। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। जब मालिक मकान, देखें सर इधर, ओ देखें, जब मालिक मकान बिल्डिंग के बारे में रिसीव करे किराएदार से एक अमाउंट जिसका किराए से कोई ताल्लुक ना हो, तो इट यानी 6 लाख शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसको कहां डाल दें? इनकम प्रॉपर्टी में। इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, जिस साल आया उस साल भी इनकम में डालें। एंड द अगले 9 साल और अगले 9 साल, टोटल कितने बन गए फिर? इस साल और अगले 9 साल इनकम में डालें, टोटल इन इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर। अब पेपर में जब सवाल आता है कोई थ्योरी का या सिनेरियो का, तो बच्चे लिखाते हैं दिस 6 लाख विल बी एडेड इन इनकम इन 10 years। अब इसमें कई गलतियां, इट विल बी एडेड इन इनकम इन 10 years अंडर द हेड इनकम प्रॉपर्टी नहीं लिख के आए, फिर उसके बाद ये नहीं लिख के आए कि दिस इज अ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, जो सवाल वाले ने लिखी हुई है नॉट एडजस्टेबल अमाउंट। और तीसरी बात ये नहीं लिख के आए कि 10 कौन से साल, तो उसमें फिर लिख के आना होता है जिस साल मिला पैसा उस साल और उससे अगले 9 साल, और इक्वल प्रोपोर्शन में लिख के आना है, बराबर बराबर। तो इसलिए अच्छे तरीके से थ्योरी को रिटेन रखें ताकि सारे एस्पेक्ट्स पेपर में कवर हों। तो जब कभी मालिक मकान बिल्डिंग किराए पे दे दे और किराएदार से किराया ले, तो ये उस साल और उससे अगले 9 साल इनकम में बोले ऐड होगा। जी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कितनी ली है इससे? 6 लाख। इसको कितने साल में इनकम में डालना है? 10 सालों में। टोटल ये कितना जवाब आ गया? 60,000, 9,60,000। इसमें से माइनस कर दें रिपेयर अलाउंस। ये किसी को याद है? मैंने कहा था रिपेयर अलाउंस इस चैप्टर में माइनस करना होता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टी की रिपेयर कराएं या ना कराएं, ये नहीं कि सवाल में रिपेयर दी होगी तो ही आप रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे। बस हमेशा याद रखें कि रिपेयर अलाउंस हर सवाल में माइनस करना है। कल वाले सवाल में तो रिपेयर का खर्चा दिया हुआ था ना, उससे हमने हाँ कह के इग्नोर किया था, लेकिन आज के सवाल में नहीं भी खर्चा दिया हुआ तो भी आपने रिपेयर अलाउंस माइनस करना है। रिपेयर अलाउंस कितना होता है जी? 1/5। तो 960,000 इंटू 1/5, 192,000। 768,000।
अब जब न्यूमेरिकल के फेस पे आएंगे हम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 7 लाख टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम? ज़कात तो इसकी है नहीं, तो यही इसकी टोटल इनकम है और यही इसकी टैक्सेबल इनकम है। जवाब 768,000। जाएं जी टेबल 1 लगाएं, इसका टैक्स निकालें। इस चैप्टर में तो नहीं है। जी माय डियर, $7,60,000। देखें आप इस पे 75% लगाएंगे तो जो जवाब आएगा सैलरी उससे कम होगी, क्योंकि सैलरी 0 है, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो टेबल 1 लगवाएं जी। जो लोग पहला दिन आया है, देखें 6 लाख से 12 लाख के दरमियान इसने कमाया है, 7,68,000। तो हमारा लॉ कह रहा है टैक्स दे दो 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से जो अमाउंट बढ़ रही है उसका कितना दे दो? 15%। तो 15% ऑफ 1,68,000 इज इक्वल टू 25,200। तो ये हमारा पहला साल सॉल्व हो गया, 2013। चलें जी, टैक्स ईयर 2014। वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चलें जी माय डियर, रेंट बताएं। अच्छा, ये किसी के जहन में ये सवाल ना आए कि स्पेशली ऑनलाइन वाले कि 6 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया है, तो जिस तरह डिप्रिसिएशन में नहीं करते थे कि यकम सितंबर को एसेट खरीदा है, तो याद है इंटू 10/12 भी कुछ करते थे। क्या आप कहें सितंबर से लेके जून तक मैंने ये पैसे इस्तेमाल किए हैं, तो इंटू 10/12, तो मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना। अगर साल के आखिरी दिन भी घर किराए पे दिया होता, यानी यकम जून 13, अगर यकम जून 13 को भी घर किराए पे दिया होता तो भी इसको 10 से ही डिवाइड करना था, 1/12 वगैरह फैक्टर। तो मंथ बेस पे इसको पोर्शन करना है या नहीं करना? नहीं करना, बस सिंपल रखना। अच्छा जी, ग्रॉस रेंट। ग्रॉस रेंट अब तो 90,000 कराया है और कितने महीने घर किराए पे रहा? पूरा साल। क्या वो 14 में पूरा साल रहा? बिल्कुल, क्योंकि छोड़ के कब जा रहे हैं? 2015 में, तो 14 में तो पूरा साल रहा। 10800000। इसमें ऐड कर दें नॉन एडजस्टेबल एडवांस, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, वो तो वही स्ट्रेट लाइन चल रहा है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 10। जी पता नहीं कि किधर चल रहे हैं आप लोग, में मुझे तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं किस धुन में चल रहे हैं। 60,000 जी टोटल करें। इसमें से लेस कर दें रिपेयर अलाउंस,
1/5 of 1140,000 जी 228,000 912 कितने लोगों ने पहले निकाल लिया हुआ था? ओके 912,000 चलें जी टैक्स निकाल लें इसका जल्दी करें 46,800 कैलकुलेटर करें और टैक्स निकालें इसको पेपर में खुला खुला नोट करना है आमने सामने नहीं करना ये उर्दू वाले रजिस्टर ना लेना जी व्हाट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 912,000 यही इसकी टोटल इनकम है और यही इसकी जी 912,000 टैक्स निकालें 6 लाख से ये अमाउंट कितनी ज्यादा है 3,12,000 जरा 15% जी बोले 46 ओके टैक्स ईयर 2015 जी कब तक किराए पर आइए घर 31 जनवरी 2015 काउंट करें असल में 1 जुलाई 14 से ये 2015 का क्या मतलब है पहली क्लास आप लोगों ने ली होगी हमारी 1 जुलाई 14 से 30 जून 15 तक तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी 7 महीने कौन रहा किराए पे कासिम 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 months The house was given to उधर ही रखो अभी
द हाउस वॉज गिवन टू, नए किराएदार को दे दिया। उमर नाम है उसका। ऑन यकम फरवरी 15, अगले ही दिन नए किराएदार को दे दिया। एट अ मंथली रेंट ऑफ, उससे किराया कितना तय हुआ है? अब मार्केट में चाहे 90 है, पता नहीं 90 पुराना है क्या रेट है, अभी तो 1,20,000 ही चलेगा फिर जी। तो 1,20,000 रुपया जमा 1,00,000 ज़रब 5, टोटल 1230 000 12,30,000। क्या एक बंदे से किराया आया, ये दोनों का मिला के बता रहे हैं? दोनों का मिला के। सात महीने पुराना बंदा किराए पे रहा और 5 महीने नया बंदा किराए पे रहा। डन। अब क्या करना है? नॉन एडजस्टेबल एडवांस। नए किराएदार से हमने 9 लाख रुपया लिया एज अ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, जो कि थोड़ा सा यूज हो गया पिछले को 6 लाख वापस करने के लिए। बेसिकली हुआ ये होगा कि 6 लाख हमारे घर में पड़ा होगा, तो हमारे या बीवी बच्चों के हाथ लग गया होगा, तो खर्च हो गया होगा। तो फिर नए से हमने कितना पकड़ा और उसको उसमें से कितना वापस कर दिया? 6 लाख। अच्छा, इससे आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 लाख उससे लेके से 6 लाख वापस किया है, या 6 लाख रुपया जो है वो पुराने को घर पड़े हुए ही 6 लाख से वापस कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सादा सी बात है, 6 लाख पुराने को क्या कर दिया, नए से पकड़ा कितना है। अब जब कभी नया वापस जाएगा तो उसे कितना वापस करना है? 9 लाख। अब इस तरह आपने नहीं सोचना कि नए से 9 लाख लिया, पुराने को 6 लाख वापस कर दिया, तो ये 6 लाख मेरा खर्च हो गया हुआ था पता नहीं कहीं, तो इसलिए मेरे पास बच 3 लाख गया। इस तरह नहीं सोचना। बस मेरा सवाल है, नए से कितना लिया? 9 लाख। पुराने को कितना वापस किया? 6 लाख। अब एक चैलेंज आ गया कि ऐसा भी सवाल पेपर में आ सकता है जिसमें नया बंदा नॉन एडजस्टेबल एडवांस ला रहा होगा और पुराने को जाने पे हम वापस कर रहे होंगे। ऐसी सूरत में क्या करना है? ऐसी सूरत में कोई कहेगा कि अब 9 लाख को डिवाइड कर दो 10 पर। हो सकता है कोई ये राय दे दे 9 लाख को डिवाइड कर दो 10 पर। हो सकता है कोई ये राय दे दे 9 लाख माइनस 6 लाख को डिवाइड कर दो 10 पर। हर बंदा अपनी अपनी राय देगा। कोई कहेगा 9 लाख को भी डिवाइड करो 10 पर, 6 लाख को भी डिवाइड करो 10 पर। हर बंदा अपनी अपनी राय देगा। तो भाई जितनी अपनी रायज हैं उनको रखें अपने पास। हम तो वो करेंगे जो लॉ मेकर ने कहा। तो इस सूरत में जो लॉ मेकर कहेगा वो करेंगे। फिर उसकी वजह भी पूछेंगे, ऐसा क्यों कहा लॉ मेकर ने? नहीं, हमें क्या, जिस मर्जी वजह से कह दे। जिसने वजह पूछनी थी फिर वो यहीं पे अड़ जाता क्लास में, मेरे ख्याल से ये नहीं मुनासिब, कुछ और कर लें, इसको तो 5 तक होना चाहिए था, ये ज्यादा ही है 9, यहां पे तो नहीं। फिर आप बोले। तो इसलिए लॉ में बस चीजें समझनी है कि क्या है, ये नहीं समझनी कि लॉ मेकर ने ऐसे लॉ क्यों बनाया। ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, चले माय डियर, नए से कितना आया? पुराने को कितना वापस किया? 6 लाख। अब लॉ मेकर ने बड़ा डीप डाउन जाके एक बात की। उसने कहा मेरे ख्याल से ऐसे कर लो, न्यू एडवांस पकड़ो। न्यू एडवांस, हमने कहा वो तो 9 लाख है। कहते हैं इसमें से माइनस कर दो, माइनस कर दो ओल्ड एडवांस ऑलरेडी
टैक्स्ड, इसमें से माइनस कर दो ओल्ड एडवांस जो ऑलरेडी टैक्स्ड हो, यानी जिस पे टैक्स लग गया हो। ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स्ड, ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स्ड, ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स्ड। व्हाट इज ओल्ड एडवांस? 6 लाख। 6 लाख में से 60,000 इनकम में गया जी, और इस पे टैक्स भी लगा है, तो 6 लाख में से 60,000 इज ऑलरेडी टैक्स्ड इन 2013 एंड 60,000 इज ऑलरेडी टैक्स्ड इन 2014। तो ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स्ड इन 2013 एंड 2014 इज हाउ मच? 60,000 इज हाउ मच? इसको माइनस करो 9 लाख में से, यानी 9 लाख में से 6 लाख माइनस करना है, या 9 लाख में से 6 लाख का 60-60। और अगर ये 2012 में भी पुराना किराएदार रहता, 2013 में भी पुराना किराएदार रहता, 14 में भी पुराना किराएदार रहता, 15 के पूरा साल भी पुराना किराएदार रहता और 16 के अंदर नया किराएदार आता, तो फिर 3 दफा 60,000 माइनस करना था। फिर कितनी दफा 60,000 माइनस करना था? तो 60,000 जितनी दफा इनकम में जा चुका है उसको उतनी दफा ऐड करें। अब बताएं इधर कितना है? 9 लाख। 60,000 आपको कितनी दफा नजर आ रहे हैं? 2 दफा। तो 9 लाख माइनस 60,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू ना 780 को आपने इनकम में ऐड नहीं करना, इसको स्टिल 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड अपनी जगह करना है, जैसे 9 लाख जैसे 6 लाख को किया था, इसको 10 से डिवाइड उसी तरह करना है। क्या जवाब आ गया? 78,000। चलें ये नोट कर लें। जी अब कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, थोड़ा सा देखने में अजीब है, लेकिन अजीब का मतलब ये तो नहीं होता कि देखने के अंदर अजीब है तो मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर आपको देखे एसी के ऊपर बिल्ली चढ़ी हुई है तो देखने में अजीब तो है, लेकिन मुश्किल बात तो कोई नहीं है कि एसी के ऊपर बिल्ली चढ़ी हुई है। तो इसलिए 9 लाख में से क्या माइनस करना है? बस जितना 60,000 पहले साल इनकम में ऐड हो गया, जितना 60,000 अगले साल इनकम में ऐड हो गया। और अगर ये 2016 में आता नया किराएदार तो फिर 60,000 इधर भी ऐड हो गया होता, 60,000 इधर भी ऐड हो गया होता, 60,000 इधर भी ऐड हो गया, फिर 1,80,000 माइनस करते हैं। अभी 1,20,000 माइनस किया, और इसको आप 60,000 इंटू 2 120 लिख के भी पेपरों में माइनस कर सकते हैं। बस हमने माइनस ही करना है इसको जी। 130, लेकिन एक चीज उसी तरह लेस रिपेयर अलाउंस।
जी 1308 इंटू 1/5 261600 1046400। चलें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। टोटल इनकम स्लैश टैक्सेबल इनकम। जी टैक्स 15% ऑफ 4464 वो जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस होगा वो अगले 7 सालों में आएगा। फिर 9 सालों में। अच्छा, अब अगर अगले साल यही किराएदार रहता है, अगले साल यही किराएदार रहता है, 2000 कौन सा बनेगा? 2016। आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं। अगर अगले साल यही किराएदार रहता है तो इसका किराया कितना है? ज़रब 12 और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। अब आपको नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि छेड़ाछाड़ी आपने कब करनी है? जब कोई पुराना जा रहा हो और नया। अब आपको छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है। अब आपने जो 780,000 निकाल लिया हुआ पिछले सवाल में, उसी को 10 से डिवाइड करें ताकि जवाब आ जाए 78,000। किसी को पता है 780 कैसे निकाला हुआ है? नहीं पता? पता है? अब वो याद है 9 लाख पकड़ा था, 9 लाख में से माइनस किया था 60,000, फिर 60,000, जवाब क्या आ गया था? 780,000। इसको 10 से क्या किया था? अब वो 78,000 उसी तरह 10 साल तक इनकम में ऐड होता रहेगा। क्लियर? तो अब अगले साल फिर कभी अगले साल कोई नया आ जाए तो वो बात करेंगे। जब शुरू की क्लास चल रही हो तो बात को फैलाने की जरूरत नहीं होती, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जरूरत होती है। बात को फैला लेंगे, कल आपके और सवाल भी ले लेंगे, उस साल ये हो गया, इस साल ये हो गया। जस्ट कीप द थिंग सिंपल। बस कॉन्सेप्ट को ब्रेक लगानी होती है, फिर समझना होता है, फिर कॉन्सेप्ट को कल दोबारा खोल लेंगे। तो फिलहाल मुझे ये बता दें अगले साल क्या होगा 2016 में? 2016 में भी 78,000 ही इनकम में ऐड होगा। लिख लें छोटा सा बेशक। 2016 में भी अगर यही किराएदार रहा तो बोले ना 78,000 ही इनकम में ऐड होगा। अब दोबारा तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। देखिए इधर 9 लाख माइनस 60,000 माइनस 60,000 माइनस 78,000, ये वाली कैलकुलेशन दोबारा तो नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, बस 78,000 ही इनकम में ऐड होगा। फिर 2016 में अगर यही वाला किराएदार रहा
तो 78,000 ही इनकम में ऐड होगा। क्या चीज? 60,000 पिछले वाला क्यों नहीं आ रहा? 9 साल तक होना था। किस साल? 2016 में। 2016 क्या? वो जो पुराने वाला 60 है उसकी तो कहानी हमने 2015 से ही खत्म कर दी है। वो तो पुराने किराएदार को वापस कर दिया है। अब 60,000 को तो लिफ्ट कराने की जरूरत ही नहीं। बस जो नए से, बात सिंपल है, इसको क्यों कॉम्प्लिकेट करें? 9 लाख नए से आया, जो पुराने का इनकम में चला गया था उसे माइनस कर दिया करें। अब इसके अलावा तो हमने और कोई बात नहीं की। अगले साल क्या करना है बताएं? 2016 में क्या करना है? यही 9 लाख माइनस 60 माइनस 60 इसको आप फिक्स कर दें, डिवाइडेड बाय 10, तो वही 78 दोबारा आ जाएगा। जब हम दे देंगे वापस जब हम दे देंगे तो जो करना था वो बता दिया है, वो यही करना है। अब आप मेरे से पूछोगे तो मैंने भी यही जवाब देना दोबारा। तो थिंक इज सिंपल, कीप द सिंपल। ओके, पढ़ें जी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 नहीं, पॉइंट नंबर 3। जब मालिक मकान वापस कर दे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, कितनी वापस की है? 6 लाख। क्लास में बैठे हुए हैं ना, तो बताएं कितनी वापस की है? जब मालिक मकान वापस कर दे 6 लाख टू द टेनेंट। किस टेनेंट को? ओल्ड टेनेंट को। क्यों? ऑन टर्मिनेशन ऑफ, क्योंकि उससे रेंट का एग्रीमेंट अब हमारा खत्म हो गया। एंड द ओनर, और मालिक मकान, लेट्स आउट द बिल्डिंग टू अ न्यू टेनेंट, और नए टेनेंट को घर किराए पे दे दे। देन द न्यू एडवांस, न्यू एडवांस कितना है? किसी को पता है न्यू एडवांस कितना है? देन द न्यू एडवांस, इसमें से कुछ क्या करें? माइनस, 9 लाख में से माइनस करें। किसी को पता है क्या माइनस किए? 1,20,000। सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट, व्हाट वाज अर्लियर अमाउंट? 6 लाख। व्हाट वाज पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट? 1,20,000। सच पोर्शन ऑफ डेट वाज चार्ज टू टैक्स। पिछली अमाउंट का कितना पोर्शन इनकम में ऐड हो चुका था? 1 लाख। अब इसका क्या करें? ये जवाब तो आ गया, 9 लाख आ गया, उसमें से हमने माइनस कर दिया 1,20,000, क्या बच गया? 9 लाख माइनस 1,20,000, क्या बच गया? 780,000। 780,000 शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, आगे इंग्लिश वही है, अंडर द ईयर इन विच इट वॉज, जिस साल 9 लाख आया उस साल, और उससे अगले, जिस साल आया उस साल, उससे अगले 9 साल, इस 780 को इनकम में डाल दें। डन। अब मैं बात को पहली क्लास से फैलाना नहीं चाह रहा, हल्का सा मैं टच कर लेता हूं, ठीक है, हल्का सा, और फिर इसको खत्म करते हैं। हमारा कौन कौन सा साल हो गया है? 13 में कितना डाला था? 60,000। 14 में कितना डाला था? 15 में कितना डाला था? 9 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अगर 16 के अंदर कोई नया किराएदार आ जाए, 16 के अंदर कोई, और वो 9 लाख ना लाए, महंगाई हो जाए, वो 13 लाख लाए, तो अब 13 लाख में से फिर आप सारा ही माइनस करेंगे, सारा 60,000 भी, 60,000 भी, और 70, बट डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट सो मच, आई के अपनी करता। वो 13 लाख में से फिर सारा ऑलरेडी टैक्स सारा माइनस करेंगे, 60,000, 60,000, 78,000। जो भी जवाब आ जाएगा इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। डन। तो न्यू अमाउंट रिसीट कितनी है? लेस ऑलरेडी
टैक्स्ड, ये है। छोड़े पर इसको कल रिवाइज करेंगे, लीव इट लीव इट। ऐसे कुछ लोगों के जहनों में घर बैठे हुए ऑनलाइन में सवाल आ रहे होते हैं, अगर ये हो जाए, उनके जहनों में कुछ और सवाल भी आ रहे होंगे, तो मैं ये कहता हूँ पॉज करके वीडियो उन सवालों को नोट कर लें और इंशाल्लाह आप जब जूम मीटिंग होगी उसमें ये सवाल पूछ लीजिएगा। ये तो सेक्शन नेवर एंडिंग स्टोरीज होती हैं, इसमें 100 सवाल बनाने हैं 100 सवाल बना लें, लेकिन हम उतनी डेप्थ में जाते हैं जितना आई कैप जा रहा है। लेकिन आपको राइट अपनी जगह है कि अगर ये हो जाए तो क्या करना है, अगर वो हो जाए तो क्या करना है, आपने पूछना पूछें, आपको मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस हद तक आई कैप ने जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। 1-2 मिनट में दे रहा हूँ, कोई सवाल है तो पूछ लें। थर्ड पॉइंट जी दोबारा पढ़ें। थर्ड पॉइंट वही है जो भी हमने किया ना, 9 लाख माइनस 60 इज इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाय 10। जब कभी मालिक मकान वापस कर दे 6 लाख रुपया टू पुराना किराएदार, किराया छोड़ने पर, एग्रीमेंट खत्म करने पर, घर छोड़ने पर, और मालिक मकान किराए पे दे दे बिल्डिंग को नए किराएदार को और उससे 9 लाख पकड़े, तो उसमें से माइनस कर ले पुराने 6 लाख का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है, वो हिस्सा बनता है 60 जमा 60 1,20,000। अब जवाब आ गया 780। इसको डाल दे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, जिस साल वो 9 लाख उससे लिया था उस साल और उससे अगले 9 साल इन इक्वल प्रोपोर्शन। जब कभी मालिक मकान वापस कर दे 6 लाख रुपया पुराने किराएदार को किराए का एग्रीमेंट छोड़ने पर, और मालिक मकान किराए पे दे दे बिल्डिंग को अगले किराएदार को, तो जो 9 लाख रुपया आया है उसमें से माइनस कर दें वो पोर्शन 6 लाख का जिस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, और इसको किस में डाल दें, इनकम फ्रॉम, जिस साल ये पैसे मिले उस साल और उससे अगले 9 साल इन इक्वल प्रोपोर्शन। डन? ओके। क्या चीज? डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 तो ऑब्वियसली उसने इसलिए लिखा हुआ ना ताकि बताए कि किस साल से ये करना शुरू करना है। तो जिस साल इनकम में आया उस साल करना है और उससे अगले, तो एक ही बात हो गई 10 साल। अभी ये काम करो और अगले 2 घंटे ये काम करो तो 3 घंटे ये काम करना पड़ेगा ना। आज ये काम करो और अगले 2 दिन काम करो तो 3 दिन काम करना पड़ेगा। अभी इनकम में डाल लो इस साल और अगले 9 साल, ताकि पता चले काम कब से करना शुरू करना है। अगर ये कह दें 3 दिन काम करो तो आपने पूछना है कब, 2 महीने बाद जो 3 दिन आएंगे। तो अगर मैं कह दूं डिवाइड बाय 10 तो कौन से 10 साल, तो बताना जरूरी है जी। भाई कह रहे हैं अगर नए किराएदार से न्यू एडवांस ना ले तो फिर पहले किराएदार का कितना इनकम में ऐड हो गया, दूसरे किराएदार का 60,000, ये 6,000 लिखा हुआ है 60,000, और नए किराएदार से न्यू अमाउंट नहीं आई। अब इसमें से अगर आप माइनस करेंगे 60 1,20,000 तो जवाब किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव को तो लेस करने की इजाजत करनी होगी, बल्कि ऐड करना होगा। उल्टा कुछ अगर करना है तो लेस तो कुछ नहीं कर सकते फिर। और ऐसा भी हो सकता है कि अजीब सा सिनेरियो भी बन सकता है कि नया 9 लाख ना दे, नया कंजूस फ्लाई चूस निकले और नया कहे मैंने देना ही 80,000 है। तो अब 80,000 में से अगर 1,20,000 माइनस करेंगे तो जवाब नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव को तो फिर 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फिर आप 0 लिख देंगे, यहाँ इग्नोर करेंगे। तो ये नेगेटिव टाइप फिगर को नहीं इनकम में लेके जाना फिर, और फिर नेगेटिव भी नहीं लिखना इसको। डन? तो मैं तो बात को फैलाना नहीं चाह रहा था। अगर लगा के तकरीबन 10-15 सवाल पूछे जा सकते हैं, बट यू कैन स्टिल फैला, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, क्योंकि आज बेसिक चीज जब कराई जा रही है बस उसी तक रहना चाहिए। अच्छा इतना समझ आ गया, अब अगर उगर कल डाल लेंगे। डन जी? चलें जी, ये पॉइंट 3 याद हो गया। आखिरी कॉन्सेप्ट अब
अच्छा भी अब हम एक ऐसा सिनेरियो करने लगे हैं जिसमें 2013 में पुराना किराएदार था, 2014 में भी पुराना किराएदार था, 15 में कोई किराएदार आया ही नहीं और पुराना छोड़ के चला गया, तो फिर इस साल 0 ऐड कर दें इनकम में, क्योंकि पुराने को तो 6 लाख आपने वापस, पुराने के 6 लाख को अब 10 से डिवाइड करना खत्म कर दें, क्योंकि नए से 9 लाख नहीं आया, क्योंकि नया आया ही नहीं। तो हमने अभी जो थोड़ी देर पहले सवाल किया था उसमें नया आ रहा था, पुराना जा रहा था। पहले तो हमने ये सवाल किया था ना जिसमें एक बंदा आया था आ, लेकिन 3 में था पुराना जा नया आ, पुराना जा नया आ, लेकिन 2 में है पुराना जा 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 ने आजा आजा, नहीं तेरा कर कराए पहले चल ना, कोई आ ही नहीं रहा, आ नहीं आया, आ नहीं आ रहा, फिर नया बा, फिर जा तू ते जा, कासिम चला गया, कासिम चला गया, नया कोई नहीं आया। तो अब ये कौन सा सिनेरियो है? जा, कौन सा सिनेरियो है? जा। इससे पहले तो हमने जा पढ़ा था ना, जा, अब जा पढ़ें। चलें जी, एग्जाम्पल 1A, continuing from above example 1, assume in 2015 only Qasim ja, only Qasim and no new a, no new कौन जा, कासिम जा, नो न्यू आ, कोई भी नहीं आया नया। अब क्या करें? कुछ गया कब होगा? वैसे पता है आपको, कंटिन्यू कर रहे हैं उस एग्जांपल से, गया कब होगा? 31 जनवरी। बाकी 5 महीने हम लोगों की मिन्नत करते रहे, समाजत करते रहे, घर के बाहर खड़े होके घर देख लो, लोगों ने हमें तक नहीं देखा, घर देखना दूर की बात है। तो आखिरी 5 महीने घर के बाहर खड़े होके हम गुजरने वालों को कहते थे कि भाईजान आओ हमारा घर देखो, तो वो हमें देखते ही इधर उधर चले जाते थे। तो अब आखिरी 5 महीने कोई भी नहीं आया। अच्छा, एंड नो न्यू टेनेंट केम। अब शुरू करें जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, पुराने का किराया मुझे याद है 90,000। आप लोग ना लेट जाएं, एक तकिया ला दो यार इनको, पता नहीं किस धुन के अंदर आते हैं क्लास लेने के लिए। तो पुराने का किराया 90,000 ज़रब 7 महीने, तो जवाब 6,30,000। नया 5 महीने के लिए आया या नहीं आया? नहीं आया। नॉन, भाई अब 6 लाख पुराने को जाते हुए हमने क्या कर दिया होगा वापस, नए से कितना आया? 0, तो 0 माइनस 60 कुछ करने की जरूरत है, लेकिन 60 को अब इनकम में डालना बंद कर दें, क्योंकि पुराना जा, तो पुराना जा, तो बस जा, तो फिर जा, बस जा जा। अब तो 6 लाख तुझे वापस कर दिया, अब कौन सा इनकम में ऐड होना है? तो जिस किसी साल पुराना चला जाएगा और नया लिफ्ट नहीं कराएगा, तो फिर ऐसी सूरत में हम कुछ भी इनकम में ऐड नहीं किया करेंगे। तो तीसरा वाला सिनेरियो मजे का था, जिसमें पुराना जा भी रहा था, नया आ भी रहा था। इसका टोटल करें, मैं करता हूं, चलें 630,000 आ जाएगा ना, 0 डालेंगे तो 630 आ जाएगा, देख लें कैलकुलेटर पे, यही आ रहा है ना 630, शुक्रिया मैंने सही निकाला। लेस रिपेयर अलाउंस at 1/5 of 630,000, 120
तो इनकम निकाली है, इसकी टैक्स निकालना हो तो जाके देख लीजिएगा, शायद 6 लाख से कम है तो टैक्स ही नहीं बनेगा। ओके डन। अच्छा जी, अब इसको पढ़ लें। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हमने की है एग्जांपल नंबर 1A। where an amount which is not adjustable against the rent, कितनी थी पुराने की? where an amount which is not adjustable against rent, कितनी थी पुराने की? 6 लाख। where an amount which is not adjustable against is refunded back by owner to the किराएदार on termination of tenancy before expiry of 10 साल पहले छोड़ के चला गया, 10 साल खत्म होने से पहले छोड़ के चला गया, अभी 3 साल ही हुए थे कि छोड़ के चला गया। ये समझ आई बात? बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10 years। अभी तो हमारा प्रोग्राम था 6 लाख को आहिस्ता आहिस्ता 10 साल हम इनकम में डालेंगे, लेकिन वो कब चला गया? तीसरे साल। Where an amount which is not adjustable against the rent is refunded back by the owner to the tenant on termination of tenancy before expiry of 10 years। 10 साल अभी पूरे नहीं होते, वो छोड़ के चला गया। No portion, nothing, guys, nothing। No portion, no portion, no portion। मैं कर रहा हूं, उससे उम्र में बड़ा हूं और कह रहे बस। No portion, no portion, no portion, no portion, no portion। नो पोर्शन ऑफ द अमाउंट, यानी कि 6 लाख का नो पोर्शन शेल बी एडेड टू द ईयर इन विच इट इज रिफंडेड। रिफंड किस साल हुआ है? 2015 में। वो जा रहा था ना, उसको दे दिया उसके पैसे, ले पकड़ पैसे, निकल जा मेरे घर से। नो पोर्शन ऑफ द अमाउंट शेल बी एलोकेटेड टू दैट टैक्स ईयर इन विच इट इज रिफंडेड और टू एनी अगला साल। अगले सालों में भी इसको आपने ऐड नहीं करना। मिसाल के तौर पर 2013 के अंदर जो है वो ये घर में किराया पे आया था, 14 में रहा, 15 में भी थोड़ा अरसा रहा, लेकिन 15 में हमने पैसे, अब 16 में भी इस 6 लाख का कुछ ऐड नहीं होगा, 17 में भी इस 6 लाख का कुछ ऐड नहीं होगा। हाँ, 18 में कोई नया किराएदार आ जाए तो उसमें से आप ये वाला 60,000 फिर भी माइनस कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। वो बीच में गैप भी आ जाए तो ये माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये अगर उगर वाले सवाल है, इनको मैंने नहीं छेड़ना। मैं भी बात को सिंपल रख रहा हूं। मेरे सवाल का मतलब ये है कि अगर 2015 के अंदर कोई नया किराएदार नहीं आया तो इस साल भी 60,000 को आप इनकम में ऐड नहीं करो और अगले आने वाले सालों में भी 60,000 को इनकम में ऐड, इसी साल स्टोरी खत्म होगी तो अगले सालों में तो ऑब्वियसली स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए। तो नो पोर्शन ऑफ अमाउंट शेल बी एलोकेटेड टू द ईयर इन विच इट इज रिफंडेड, और टू एनी, अगले सालों में भी अब इसको इनकम में डालना बंद कर दें। क्लियर? कल करेंगे जी टेस्ट की डिस्कशन, आज आपसे सॉल्यूशन शेयर कर लेंगे ग्रुप में।